नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी अभी फ्रांस की यात्रा पे थे। कुछ महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने वहां पर किए हैं जो कि देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जो भी महत्वपूर्ण कार्य एग्जाम संबंधित है उसको आज हम एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले एक 17 मंथ्स का कोर्स है, उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। जो लोग यूपी पीसीएस की 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 17 महीने का कोर्स है, प्री प्लस मेंस का कोर्स है। इसमें वीडियो पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी और उसकी फीस जो है वो 4,500 रुपए रखी गई है। 9919521555 पे कॉल करके आप इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बहुत अच्छा, खासकर वो लोग जो बिल्कुल नए हैं या जिनको पढ़ाई छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया है, खासकर उनके लिए ये कोर्स है। बहुत अच्छा कोर्स है ये। चलिए, मोदी जी के सम्मान में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन साहब एक प्राइवेट डिनर देते हैं, ठीक है। और डिनर के समय में कुछ 3 चीजें एज अ गिफ्ट उनको देते हैं। वो गिफ्ट के रूप में क्या है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक फोटो। देखिए, ये फोटो जो है ये 1916 में खींची गई थी, जिसमें ये जो 6 सैनिक देख रहे हो ये ब्रिटिश इंडिया के समय का सैनिक है और ये फ्रांस की सेना के साथ मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का युद्ध लड़ रहा है। यानी कि है ये ब्रिटिश इंडिया का सैनिक जो कि फ्रांस के साथ मिलकर जर्मनी और बाकी देशों के खिलाफ लड़ रहा है मिलकर। और ये जो महिला है ये फूल गिफ्ट कर रही है एज अ टोकन ऑफ लव कि हाँ भाई, आपने हमारे लिए इतना किया, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। लगभग 13 लाख भारतीय उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। 13 लाख भारतीयों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया है। लगभग 70,000 लोग मारे गए हैं। 70,000 लोग, भारतीय लोग इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए हैं। बहुत कुछ ज्यादा पढ़ा या लिखा नहीं गया है हमारे देश में इस टॉपिक पे लेकर, लेकिन संभवतः आगे जैसे जाएंगे तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो ज्यादा निकल के आएगा। तो ये एक फोटो जो है फ्रेम करके मैक्रोन साहब ने मोदी जी को दिया। साथ में ये चेस है, ये ठीक है। ये चेस जो है वो चार्ली मैगन चेसमैन है, ये इसका रेप्लिका है, ये भी रेप्लिका है, जो कि ये बताता है कि यूरोप और अरब में जो चेस, यूरोप में और चाइना में जो चेस स्टार्ट हुआ वो सर उसके जो रूट्स हैं वो हिंदुस्तान के अंदर है। अब वैसे तो ईरान भी बोलता है कि चेस की शुरुआत जो है वहां से हुई है, लेकिन हम बोलते हैं कि चेस की शुरुआत जो है भारत से हुई है। तो ऐसा गिफ्ट दिखाया कि ये शो करता है किस तरह से सदियों से भारत और फ्रांस के संबंध रहे हैं, ट्रेड रहा है। जब व्यापार रहता है, कनेक्शन रहता है, तो एक दूसरे का कल्चर, गेम्स, खाना पीना, हैबिट्स, सोचने की चीजें, कई चीजें जो हैं वो एक्सचेंज होती है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से चेस एक गेम जो है भारत आया। एक नॉवल दिया है मार्सेल प्रोसेट का, एक नॉवल दिया है, इसकी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो मोदी जी को दी गई है। ये जो है ये नॉवल या इस जो ये कवि हैं, ये जो वैसे पोएट, बहुत फेमस पोएट है फ्रांस के, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ सोसाइटी, एज अ कल्चर के रूप में जो है बहुत ज्यादा एप्रिशिएट किया। जैसे हमारे देश में रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो उस देश में ये मार्सेल प्रोसेट है। तो उनका कंट्रीब्यूशन किस तरह से, और जैसे आप जानते हैं कि भारत के संविधान में फ्रांस से बहुत लिया गया है, लिबर्टी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ये सब चीजें तो फ्रांस के क्रांति के बाद से ही पूरी दुनिया में अपने अपने तरीके से ली गई, हमने भी अपने तरीके से इसको एक्सेप्ट किया है। खैर, अच्छा, मोदी जी वहां पहुंचे तो इंडिया का डायस्पोरा तो वहां पर था। डायस्पोरा का मतलब होता है कि वो इंडियंस जो फ्रांस में रह रहे हैं, ठीक है। अब ये डायस्पोरा जो है ना, ये इनका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में और खासकर अमेरिका, फ्रांस, यूरोप में बहुत ज्यादा हो गया। तो मोदी जी ने बहुत ज्यादा अपने डायस्पोरा को अच्छा, मोदी जी के साथ क्या है कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो इंडियन डायस्पोरा का जरूर जो है वो एक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ताकत आज मोदी जी को एज अ पॉलिटिकल लीडर उनको मिलती है, कहीं ना कहीं शुरुआत में इंडियन डायस्पोरा का सपोर्ट बहुत रहा है, तो वो मोदी जी को रहता है। मोदी जी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो वो जब भी विदेश जाएंगे, अमेरिका जाएं या यूरोप जाएं, वहां पर इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि भैया बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये राष्ट्रदूत हैं, कौन? नेशनल एम्बेसडर्स हैं हमारे देश के, जो कि हैं इंडियन लेकिन दूसरे देश में रहकर काम कर रहे हैं। तो एक तरह की जो इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं भारत की और भारत के लोगों की, वो बहुत है। तो उनको राष्ट्रदूत बोला मोदी जी ने, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन इंडियंस कर रहे हैं वहां पर, उस पर कई उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ भाई, आप काम जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। अब कुछ बातें और भी इन्होंने की हैं जिसको समझते हैं। यहां पर पहला क्या, वीजा को कर दिया। अब अच्छा, कई चीजें रहेंगी
कई बात हुए, कई काम हुए, साइंस हुए हैं या गिफ्ट दिए गए हैं, कई चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा आप इसे नोट डाउन करते रहना। वैसे ये सब पीडीएफ जो है ऑलरेडी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। लेकिन समझाने के पर्पज से वीजा के बारे में बात करते हैं कि भारत के स्टूडेंट जो हैं वो अगर फ्रांस पढ़ने जाएंगे तो 5 साल का वीजा उनको दिया जाएगा, ऐसा बोला गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि यूपीआई पेमेंट की बात चल रही है कि अच्छा यूपीआई तो दुनिया को इस समय फिलहाल जो भारत ने कुछ सबसे अच्छी चीज दी है वो यूपीआई दी है। ठीक है, तो यूपीआई पे बात चल रही है कि हो सकता है भारत और फ्रांस के बीच में यूपीआई का डील हो जाए, तो इंडियंस जो है अगर फ्रांस एफिल टावर देखने जाएंगे तो वहां पर रुपी में पे कर पाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और कई देशों में ऐसा हो रहा है। और अगर फ्रांस के साथ भी होगा तो समझिए कि जो जो दुनिया जो है डॉलर पे डिपेंडेंसी रखती है, वो डॉलर की डिपेंडेंसी हम कुछ हद तक कम कर पाएंगे। और दूसरा कि अपने पैसे की वैल्यू के माध्यम से अपना एक नेशनल प्राइड जो होता है, गर्व जो होता है, उसको बढ़ा पाएंगे। अगर आप सुपर पावर बनना है तो आपको हर फील्ड में सुपर पावर बनना है। ऐसा नहीं हो सकता, अमेरिका आज हर फील्ड में आगे है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल हो या मिलिट्री हो, इकोनॉमी हो, सबके ऊपर है। चाइना के साथ भी यही कहानी आ रही है। तो अगर हिंदुस्तान को इनकी लीग में जाना है, इनकी तरह बनना है, तो हर चीज में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे वो वीजा हो, पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आपका यूपीआई पेमेंट हो जाए। ठीक है, अच्छा, मोदी ने कहा कि भाई जो डेमोक्रेसी है, क्योंकि फ्रांस भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत ही रूट्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और एग्जाम में भी हमारे यूपीएससी के एग्जाम में भी फ्रांस को लेकर सवाल आते रहते हैं कि वहां की जो सेकुलरिज्म है वो भारत के सेकुलरिज्म से कैसे अलग है, या हम उनसे क्या सीख सकते हैं। बल्कि सवाल ये था कि वो हमसे क्या सीख सकते हैं। ये 2018 के मेंस में सवाल आया कि वो हमसे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला इंडिया को। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो है ही है, लेकिन वो मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी है। सबको पता है भारत में इतने सारे, मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं कि लगभग 3 लाख जो है 30 लाख जो 3 लाख जो है न्यूज़पेपर छपते हैं, 3 लाख न्यूज़पेपर छपते हैं अलग अलग भाषाओं में। तो मदर ऑफ डाइवर्सिटी है भारत, और किस तरह से अपनी जो डाइवर्स पॉपुलेशन को संभाल के चल रहे हैं और सब मिलकर कलेक्टिवली आगे बढ़ रहे हैं, ये दिखाता है फ्रांस को भी कि भाई देखो आपके देश में जो राइट्स हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं, तो आप भी हमें सीखो कि सबके साथ किस तरह से चलना है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको आप कैसे दमन करना है, उसको खत्म करना है, और कैसे जो अच्छे लोग हैं उनको सबको आगे लेकर चलना है। तो ये मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी मोदी जी बोलते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक चीज हुई कि फ्रांस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बोलूं कि जैसे कि प्राइवेट डिनर में जो हुआ, मोदी जी को जो गिफ्ट दिया उसमें जब चेस दिया तो बोला कि कितना पुराना ट्रेड है। लेकिन अगर मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, ठीक है, और खासकर पिछले 25-30 साल में, तो जो हमारा जो संबंध है ना वो काफी पुराने तो है ही है, बट अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बात करें तो 1997 से जो है वो मुख्यतः शुरू होता है। उससे पहले है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन 97 के बाद से थोड़ा सा चेंजेस होने लगते हैं, और ये चेंज बहुत महत्वपूर्ण है। 97 के अंदर भारत और फ्रांस के बीच में अलायंस होता है, अलग अलग मुद्दों पे स्ट्रेटेजी अलायंस होता है। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी क्या क्या था। ठीक है, इंडिया पोखरण 2 करता है, यानी एटॉमिक बम का ब्लास्ट करता है। ठीक है, पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के ऊपर बैन लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया। एकमात्र कंट्री, जो बड़ी कंट्री जो थी जिसने कि इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगाए, वो थी फ्रांस। फ्रांस ने उस समय भारत को सपोर्ट किया। फ्रांस ने भारत को मिराज दिया, मिराज 2000 फाइटर प्लेन। और ये वही मिराज 2000 है, जब कारगिल का वॉर हुआ तो उस समय पर मिराज 2000 की वजह से वो जो बंकर, जो भारत ने बंकर बनाया था जिसके अंदर ये आतंकवादी घुस गए थे, रह रहे थे, और जिसको बम से तोड़ नहीं पा रहे थे, तो 2 ही चीजें थी, मिराज और बोफोर्स। इन दोनों की वजह से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अपनी जगह को आतंकवादियों से छुड़ा पाए फ्रांस द्वारा। बोफोर्स तो नहीं था, फ्रांस से मिला आपको मिराज 2000। ठीक है, आजकल तो अलग जहाज मिलने लगे और टेक्नोलॉजी तो पढ़ेंगे धीरे धीरे हम। ठीक है, ठीक है। अब यहीं पर मोदी जी को और चीजें मिलती हैं। एक गेस्ट ऑफ ऑनर दिया, फ्रांस की बेस्टाइल डे हुआ था, जैसे हमारा देश का रिपब्लिक डे होता है, तो बेस्टाइल डे परेड हुआ जिसमें मोदी जी को गेस्ट ऑफ ऑनर दिया। जैसे 26 जनवरी में अलग अलग देश के लोग आते हैं एज गेस्ट ऑफ ऑनर, तो मोदी जी फ्रांस के बेस्टाइल डे पे गए, परेड पे उन्होंने शिरकत की और गेस्ट ऑफ ऑनर रहा। ना सिर्फ गेस्ट ऑफ ऑनर रहा बल्कि भारत की टुकड़ी भी वहां पे गई, एयरफोर्स भी गई और वहां पर इस परेड में पार्टिसिपेट किया। सेम चीज ऐसा होता है कि भारत में भी जब 26 जनवरी होता है, जो भी गेस्ट होता है तो उस देश की एक टुकड़ी जो होती है वो भी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अब इसमें जो है भारत के लगभग 68 मार्चिंग पर्सनल जो है पंजाब रेजिमेंट से गए। ठीक है, पंजाब रेजिमेंट से गए और एक राजपूताना राइफल से बैंड गया।
38 लोगों का बैंड गया राजपूताना राइफल से, और पंजाब रेजिमेंट से लगभग 68 लोग मार्चिंग परेड गए, जिसको कैप्टन अमन जगताप ने लीड किया। अब देखिए पंजाब रेजिमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहली फोटो देखोगे तो आप ये देखो कि यहां पर पंजाब रेजिमेंट का फोटो, तो खासकर पंजाबी जो हैं, जो वहां पर युद्ध के समय गए थे, पंजाबी, इनको एक वॉरियर क्लास बोला जाता था, तो इनका पार्टिसिपेशन खासकर डोमिनेटिंग था वहां पे उस समय, खास करता। तो पंजाब रेजिमेंट को इसलिए भेजा गया कि पंजाब सिखों का कंट्रीब्यूशन फ्रांस से में डायरेक्टली रहा है, ठीक है। तो 68 लोग वहां पे गए। अच्छा, साथ में आईएनएस चेन्नई गया, ये आपका आईएनएस चेन्नई है, इसने पार्टिसिपेट वहां पर किया हुआ है, जो कि भारत द्वारा बनाया गया है। साथ में आपके राफेल गए और C-17 ग्लोब मास्टर और 72 एयरफोर्स पर्सनल्स गए, यानी कि भारत की नेवी ने, आर्मी ने और एयरफोर्स ने, तीनों ने पार्टिसिपेट किया इस बेस्टाइल परेड पे, जो कि शो करता है कितना ज्यादा संबंध भारत के और फ्रांस के हैं, और भविष्य में और स्ट्रांग होने की पूरी 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 संभावना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1998 से शुरू हुआ, शुरुआत में जब भारत और फ्रांस के जो कंट्रीब्यूशन रहा वो आप देखिएगा कि 1998 से शुरू होता है, खासकर जो शुरू होता है, ठीक है। इसमें एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, स्पेस और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक बम नहीं है कि आप न्यूक्लियर रिएक्टर बना लो न्यूक्लियर पावर के लिए, बम नहीं बना सकते, हम आपको कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फ्रांस ने बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर दिए, बेचे यहां पर, जैसे कि हम बिजली बना पाए, ठीक है। तो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, स्पेस पे, सब जगह पे कॉन्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है। और ये अब जो बढ़कर मैच्योर हो गया है, और आजकल हम किस बात पे बात करते हैं, आजकल हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। अब एक सेकंड लेवल पे आ गए, फर्स्ट लेवल से बढ़कर सेकंड लेवल पे आ गए, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म के ऊपर, ठीक है, क्लाइमेट इश्यूज के ऊपर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। यह शो करता है कि पिछले 25 साल के अंदर, 30 साल के अंदर भारत ने तरक्की जो की है वो अपनी बेसिक चीजों से निकलकर एडवांस टॉप क्लास चीजों में आ गया है। अब वो बात हेल्थ की नहीं कर रहा है, हेल्थ अच्छे है, यहां पे स्पेस में तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, काउंटर टेररिज्म की, बात करते हैं एआई की, क्लाइमेट चेंज, यानी कि अब भारत का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और ये बात फ्रांस भी एप्रिशिएट कर रहा है, और ये आप जो डील देख रहे हैं वो ये बात शो कर रही है कि फ्रांस को पता है कि इंडिया का रोल क्लाइमेट चेंज में क्या हो सकता है। तो इंडिया का जो स्टेटस है वो धीरे धीरे ग्रो करता दिख रहा है इन सब डील के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तो क्लाइमेट एक्शन में आप समझिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, क्या है कि आर्टिक ओशन है आपका। अब आर्टिक ओशन को प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है। आर्टिक ओशन कौन सा आपका, ये अगर होता है तो ये आपका जो इस यारा इलाका है जो है, ये आर्टिक ओशन जो है, इसको प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है। अब इस पे बात भारत है, भाई इंडिया से तो बहुत दूर है आर्टिक ओशन, तो फ्रांस हमसे क्यों बात कर रहा है, या हम फ्रांस से क्यों बात कर रहे हैं आर्टिक ओशन को लेकर। ठीक है, मानते हैं वहां बर्फ है, वहां पे ग्लेशियर है, वहां को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर हो क्या रहा है कि आर्टिक ओशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं कंट्रीज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वहां पर बहुत सारे तेल और गैस के भंडार हैं, हो सकते हैं, होंगे, हैं, बट उसको निकालने में आप वहां का जो पूरा एनवायरनमेंट है उसे बर्बाद कर दोगे। आप जो ग्लेशियर वगैरह जो है, जो कि दुनिया को ठंडा रखने में और दुनिया को पानी देने में हेल्पफुल होते हैं, उसे बर्बाद कर दोगे। ठीक है, चलो ये तो वैसे पूरी दुनिया के लोगों को आर्टिक ओशन के ऊपर थोड़ा सा बात करनी चाहिए, बट इंडिया स्पेसिफिकली इस मीटिंग में क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है। हुआ यह कि पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि जो टेम्परेचर है दुनिया का वो लगातार बढ़ रहा है। अभी आपने देखो पिछले साल इतना टेम्परेचर बढ़ा कि गेहूं की जो फसल है वो उसकी हाइट छोटी हो गई, वो अर्ली मैच्योर हो गए। मतलब गेहूं के हाइट को बढ़ने के लिए अगर समय से इतना बढ़ते हैं तब जाके गेहूं निकलता है तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब गर्मी इतनी बढ़ी कि वो हाइट छोटी रह गई, अर्ली मैच्योर हो गए और गेहूं के दाने नहीं आ पाए। भारत का बहुत बड़ा गेहूं को लेकर जो है वो प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। इस साल टेम्परेचर थोड़ा सा बेटर रहा था जनवरी फरवरी मार्च में, तो वो कंडीशन नहीं आई है, लेकिन टमाटर में अभी भी देखने को मिल रहा है। तो मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपके एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो भारत कह रहा है कि भाई आर्टिक ओशन को तो तुम्हें ठीक करना है और इसमें हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आर्टिक ओशन को कुछ दिक्कत होती है, अगर कुछ समस्या आ रही है, तो जो आर्टिक ओशन से जेट स्ट्रीम निकल के आती है, जो आर्टिक ओशन जेट स्ट्रीम निकल के आती है, वो जो है भारत में आने वाले मॉनसून को
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, यानी कि जो मानसून है वो कम ज्यादा डिले हो सकता है, देर से हो सकता है, ये संभावना बढ़ सकती है। तो इसीलिए आर्कटिक ओशन को कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे वेदर पैटर्न्स जो हैं ग्लोबल दुनिया के और खासकर भारत के, अगर मानसून की बात करते हैं तो वो सब जो हैं दिक्कत कर सकते हैं। और आर्कटिक टेली इसी को बोलते हैं आर्कटिक टेली कनेक्शंस, ठीक है, कि भले ही आर्कटिक ओशन में कुछ होगा लेकिन उसका असर भारत पे भी बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है, तो इसीलिए जरूरी है बचाना इसमें। फिर यहां पर इनको मोदी जी को हाईएस्ट ऑनर किया गया, किसको में मोदी जी को हाईएस्ट ऑनर दिया गया फ्रांस का, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का मिलिट्री या सिविल दोनों में से सबसे टॉप लेवल, जैसे भारत का भारत रत्न है वो तो क्या सिविलियन है, अगर मिलिट्री की बात करते तो परमवीर चक्र है, लेकिन फ्रांस का दोनों है, मिक्स है, ठीक है। तो इसमें ये मोदी जी को मिला, और ऐसा देने के बाद लगभग 14 कंट्रीज ऐसी हो चुकी हैं, 14 है 16 हैं, 14 15 16, ठीक है, जो कि जिन्होंने अपने अपने देश का सर्वोच्च जो सम्मान है वो उन्होंने मोदी जी को दिया हुआ है। 14-16 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान जो है मोदी जी को दिया है, और ये दिखाकर एक्सेप्ट किया कि मोदी जी की एक नेशनल प्रेजेंस है, इंटरनेशनल प्रेजेंस है, इंपॉर्टेंस उनकी है। तो अपनी तरफ से एक आभार व्यक्त करना, एक टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दिया गया। 5-6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने भी मोदी जी को इसे दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आपके देश के नेता, प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है तो इसका मतलब होता है कि देश के लोगों को सम्मान मिल रहा है। सभी लोग, आपको, हमें सबको इसमें गर्व फील करना चाहिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री को, कि प्रधानमंत्री की वैल्यू उतनी ही है जितनी उस देश की वैल्यू है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री की वैल्यू अलग हो जाए, देश की वैल्यू अलग हो जाए। तो दोनों की वैल्यू एक होती है, जितना देश की वैल्यू उतनी प्रधानमंत्री की वैल्यू, और जितना देश खराब उतना नेता खराब, ठीक है। तो यहां पर मोदी जी को यह चीज मिली है। अब जो डील ज्यादा एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से है वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो, अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने एक बार कई बार बताया भी आपको कि स्कॉर्पियन क्लास का मतलब क्या है। देखिए यहां देख रहे हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी, ठीक है। एक क्लास का मतलब क्या, कौन सी क्लास है भाई? क्लास का मतलब होता है टाइप। क्या मतलब है? टाइप। टाइप कि भाई जब एक सबमरीन बनाई गई होगी, पनडुब्बी बनाई होगी, तो एक उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे, लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, क्या क्या इस्तेमाल होगा, एक स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो पहले बनाई उस तरह का, तो उसका जो नाम रख दिया गया, मान लो कि एक ऐसी पनडुब्बी बनाई, उसका नाम रख दिया स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन रख दिया गया। उसके बाद जो बाद में जितने भी उसी तरह की पनडुब्बी बनी है, उसके बाद 5-6 पनडुब्बी या 10 पनडुब्बी जितनी बनेंगी, उसको बोलेंगे स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, स्कॉर्पियन क्लास, यानी कि स्कॉर्पियन की तरह ये पनडुब्बियां हैं इसके अंदर, ठीक है। इसलिए अलग अलग आप पढ़ते हो, स्कॉर्पियन का एक्यूला क्लास पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है, वो सब है। तो इसका मतलब है टाइप का मतलब है। अब यहां पर देखिए, पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने ग्रांट कर दिया है भारत को परमिशन देने के लिए कि भाई जाके वो स्कॉर्पियन को बाय कर लें, ठीक है, और इसको बनाए मैजगॉन डॉक शिपयार्ड में, यानी कि डील हो रही है और मैजगॉन डॉक शिपयार्ड है, यहां पर स्कॉर्पियन जो पनडुब्बियां हैं ये बनाई जाएंगी, और इसको परमिशन दे दी है किसने? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, और इसके हेड है राजनाथ सिंह, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, ठीक है। तो जब भी कुछ नया चीज लेनी होती है तो एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है जो डिस्कस करती है कि हमें ये चीज लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, पर जो प्रपोजल आए होते हैं उन प्रपोजल पे डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और भी है, क्या क्या बनाया जाएगा इसके अंदर, कि एमडीएल जो है, यही मैजडॉक 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स अंडर द प्रोजेक्ट 75 है, उसमें लगभग $3.25 बिलियन की डील है ये, ठीक है, जो अक्टूबर 2005 में की गई थी। अभी आपने लगातार पढ़ते होंगे, आईएनएस वागीर वगैरह पढ़ते होंगे, सब स्कॉर्पियन क्लास है। 2005 में लगभग $3.25 बिलियन की डील की गई थी, इसको बनाया गया था। इसको और जो है बढ़ाया जाएगा, और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसे बढ़ाया जाएगा। अब इसके बाद 5th सबमरीन जो थी वो आईएनएस वागीर थी, जो कि जल्दी ही इसके अंदर थी। बाकी थी एनएस कालावरी, खंदेरी, खरंज, वेला और वागीर। तो ये सब जो सबमरीन है, ये सब जो हैं वो स्कॉर्पियन क्लास, स्कॉर्पियन की तरह के सबमरीन है, ठीक है। अब क्या हुआ इसके अंदर, आप देखिए कि प्रोजेक्ट 75 के तहत, देखिए अब यहां पे सवाल जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि प्रोजेक्ट 75 क्या है। देखिए प्रोजेक्ट 75 है जिसके अंदर सबमरीन बनाए जाएंगी,
प्रोजेक्ट 75 का मतलब है सबमरीन बनाई जाएंगी जितनी भारत को जरूरत है। लगभग भारत में 18 सबमरीन की जरूरत है। फिलहाल भारत के पास 16 सबमरीन है, चाहे किराए पे लेनी हो चाहे किस तरह के, और उसमें भी कन्वेंशनल सबमरीन, कन्वेंशनल यानी डीजल वाली, नॉट न्यूक्लियर। कन्वेंशनल का मतलब होता है डीजल वाली, डीजल को इस्तेमाल करके कर रहे हैं। न्यूक्लियर और डीजल में क्या फर्क होता है? न्यूक्लियर सबमरीन ऐसी होती है जिसके अंदर एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है, और जब एक बार पानी में अंदर गया तो फिर वो 4-5 दिन, महीना भर तक उसे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर चलता रहता सब कुछ, ठीक है। लेकिन एक डीजल सबमरीन के साथ कहानी है कि जाएगी तो उसको दिन में 24 घंटे में एक बार बाहर आना पड़ता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है वो दूर का रास्ता, दूर है, युद्ध के समय में अंदर ही अंदर दूर तक की जा सकती है, लेकिन डीजल के साथ थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती है। भारत न्यूक्लियर सबमरीन है, उसके पास कुछ रशिया से मांगी है, ठीक है, लेकिन अभी तक वो बना नहीं पाया है। अभी तक सिर्फ कन्वेंशनल सबमरीन के ऊपर बात चल रही है। डीजल सबमरीन बहुत सस्ती पड़ती है, न्यूक्लियर सबमरीन थोड़ी क्या बहुत महंगी पड़ती है, तो अफोर्डेबिलिटी की भी एक समस्या आती है। इसमें क्या 7 ऑफ द जो है वो सिंधु घोष समझ, जो रशिया की किलो क्लास की है, रशियन किलो क्लास की कौन सी सिंधु घोष नदियां सबमरीन है। फिर है शिशुमार जो है वो मॉडिफाइड जर्मन टाइप 2009 की सबमरीन है, और बाकी आपका जो है स्कॉर्पियन क्लास जो है ये, ठीक है। 16 है, लगे अभी 18 चाहिए हम इस तरह से सबमरीन। अब पार्टनरशिप की है सिक्योरिटी सॉवरेनिटी के बाद। अब देखिए अलग अलग स्ट्रेटेजी रही है, फटाफट पढ़ रहा हूं उसके अंदर कि 36 राफेल जो है वो और चाहिए हम लोगों को। हमने इतने सारे तो ले लिए हैं, लेकिन 36 की बात चली, कहीं पे 36 बोल रहे हैं, कहीं पे 26 बोल रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल पेपर में जो आ रहा है वो 36 आ रहा है, और लगभग 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो भी है वो भी इसके अंदर हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में भारत और फ्रांस जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर में अलग तरह है। तो फ्रांस की जो CNES है, ठीक है, और भारत की जो इसरो है, ये लोग अलग अलग फील्ड पे काम करेंगे, जो रीयूजेबल लॉन्चर्स की, कि एक बार अगर जो है आपका मिसाइल एक आपकी सैटेलाइट लॉन्च हुआ है तो दोबारा से इसको यूज कर सके, रीयूजेबल है, ठीक है। आपने देखा होगा कि भारत इस पे काम कर रहा है, ठीक है। अभी स्पेसएक्स का जो है फैल्कन 9, स्पेसएक्स कंपनी का फैल्कन 9 है, वो रीयूजेबल जो लॉन्चर है वो है, ठीक है, इसे सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद है ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये इस पे काम करने के लिए बोला गया है, जो कि जिसको बोलते हैं त्रिशिना, द फर्स्ट फेज of the constellation of the maritime surveillance satellite in the Indian Ocean and the protection of the Indo-France satellites in the orbit against the risk of collision। यानी कि ऐसा ना हो कि अर्थ के अगल बगल जितनी भी ये सब घूम रही हैं आपस में टकरा जाए, तो उस पर भी एक करता है कि भाई तुम्हारी कहाँ जाएगी हमारी कहाँ जाएगी, टक्कर ना हो जाए, जिससे नुकसान ना हो जाए। तो अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। फिर हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जेतापुर में जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, उस पर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, तो इस पे काम किया जा रहा है, इस पे कॉर्पोरेट किया जा रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन है, उसको और अच्छा करना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है। क्या है इसके अंदर जो है वो जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वो एक फंड दिया जाएगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, यानी कि जो तो गरीब कंट्रीज हैं, भारत और फ्रांस मिलकर उन कंट्रीज को पैसा देंगे डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ज्वाइंट फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ जो कि सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंट को देख रहे हो, उसके लिए इन गरीब कंट्रीज को फंड करेंगे। काउंटर टेररिज्म के अंदर जो है दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे फ्रांस की GGN है और भारत की NSA है, वो दोनों NSG मिलकर दोनों जो है वो इसमें काम करेंगे। फिर आपका आता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने बोला आपको कटिंग एज जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, कटिंग एज यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, पर्टिकुलरली ऑन द सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर जो है पूरा जो है इंडिया और फ्रांस मिलकर काम करेंगे। सिविल एविएशन के ऊपर यहां पर बात हुई है, कुछ पैक्ट साइन किए अंदर। फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर बहुत काम किया है कि भाई जो प्लास्टिक है वो उससे कम किया जाए। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर ये बोला गया है कि ऐसा पूरा साइकिल बनाया जाएगा जिसमें कि प्लास्टिक बनना और खत्म होना और रिसाइकल होने का पूरा प्रोसेस जो है बेहतर तरीके से हो सके, यानी कि ऐसा ना हो कि प्लास्टिक का वेस्ट ज्यादा बढ़े, प्लास्टिक को दोबारा यूज कर सके। हेल्थ के ऊपर जो है काम किया रहा है कि स्ट्रक्चरल कोऑपरेशन इन हॉस्पिटल्स, कि भारत और फ्रांस मिलकर मेडिकल रिसर्च, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, इनके ऊपर, या कॉम्बेटिंग ऑफ माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस एज अ पार्ट ऑफ वन हेल्थ अप्रोच, इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं कि मेडिकल हेल्थ इस पे ढंग से काम हो सके। फिर पार्टनरशिप पीपल है, स्टूडेंट मोबिलिटी में पढ़ लेके लोगों को स्टूडेंट को वीजा मिल जाएंगे, डिप्लोमेसी पे काम कर रहे हैं, रिसर्च है, स्पोर्ट्स पे है, सिविल सोसाइटी जो है अलग अलग सोसाइटीज हैं मिलकर काम। सिविल सोसाइटी का मतलब होता है कि जो आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs होती हैं, वो काम करेंगे। तो ये कुल मिला के कई चीजें हैं जिस पे आप पढ़ लीजिएगा इसको आराम से, मैं फटाफट पढ़ लिया इसके अंदर।
टेलीग्राम पे मैंने ये डाल दिया है आपके पीडीएफ, वहाँ देख लीजिएगा। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने की कोशिश कीजिएगा, डिटेल में समझिएगा। मैंने बहुत आराम से समझने की कोशिश की है आपको। और खत्म करने से पहले दोस्तों एक छोटा फिर से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 70 मंथ का जो कोर्स है, जो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आप प्री प्लस मेंस वीडियो पीडीएफ टेस्ट के लिए कर सकते हैं इसमें, और 9919521555 कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।